हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक विज्ञान विषय की। ठीक है, विज्ञान की कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक आज हम करेंगे, जो कि 2021-22 की नई प्रश्न बैंक है। और इसमें से जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको इसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं विज्ञान आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे ब्लूप्रिंट दे रखा और हमने ब्लूप्रिंट पहले ही देख लिया है। विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम आगे देख लेंगे। इसमें जो अध्याय कम किए गए पाठ भी यहाँ दे रखे हैं, तो कम किए गए पाठ्यक्रम भी हमने पहले देख लिया था। ठीक है, कौन कौन से पाठ्यक्रम कम किया गया है। तो यहाँ पे कोई सा भी अध्याय नहीं कम किया गया है, बल्कि अध्याय में से कुछ कुछ भाग कम किए गए हैं। केवल ये जो अध्याय 14 है प्राकृतिक संपदा, वह संपूर्ण हटा दिया गया है, प्राकृतिक संपदा वाला। बाकी अध्याय में से कुछ कुछ भाग हटा दिए गए हैं। तो इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे। कक्षा 9वीं विज्ञान का यहाँ पाठ्यक्रम दे रखा है, और पाठ्यक्रम के बाद अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं इनको हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो इसका उत्तर आएगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। न्यूनतम रिक्त स्थान मतलब बहुत कम रिक्त स्थान होता है, किस अवस्था में। तो वह होता है ठोस अवस्था में। ठोस में पदार्थ के कण बहुत अधिक पास पास में होते हैं, और उनके कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इसके बाद अगला है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। तो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में ही होती है। इसके बाद अगला है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो होती द्रव अवस्था। अगला है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में। ठोस में न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। इसके बाद अगला है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो किस गुण के कारण, संपीड्यता के गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है। तो जब ठोस पिघलकर द्रव बन गया तो वह इसका क्या कहलाएगा, गलनांक। गलनांक। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। इसके बाद दूसरा है, बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का गलनांक है 373 केल्विन। 373 केल्विन है बर्फ का गलनांक। इसके बाद है, जल के कणों की ऊर्जा। तो जल के कणों की ऊर्जा होती है 273 केल्विन तापमान पर। बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जल के कणों की ऊर्जा 273 केल्विन तापमान पर, बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसके बाद चौथा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो सबसे पहला है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है। तो जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर होता है 273 केल्विन। अगला है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा। तो 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है, अगला है, जल का क्वथनांक क्या होता है। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जल का क्वथनांक। अब हम आगे पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में लिखकर बताएंगे। इनमें से भी जो महत्वपूर्ण होंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर कॉपी में बताए जाएंगे आपको, जिससे कि आप अच्छे से याद कर सको। इसके बाद अगला है, तो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ब्लूप्रिंट के अनुसार ये जो अध्याय 2 है, तो इस अध्याय से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ और एक प्रश्न 2 अंक का। तो इस पार्ट में से एक प्रश्न आएगा जो कि 2 नंबर का होगा, बाकी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला जो है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता? तो कहलाता विलयन। दूसरा है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं विलायक। अगला है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है। तो टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय है आयोडीन। अगला है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला है, वायु एक विलयन है। तो वायु एक कैसा विलयन है? गैस में गैस का। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो यहाँ दे रखा नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासिन। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो यहाँ परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस। इसके बाद है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम होता है द्रव। ठीक है, यहाँ आएगा द्रव रिक्त स्थान में, यहाँ आएगा ठोस। इसके बाद हम अगला करेंगे, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव जो है कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। इसके बाद अगला है, 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को विधि से पृथक किया जा सकता है। तो 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद अगला है, डाई के घटक रंगों को विधि से पृथक किया जा सकता है। तो डाई के जो घटक रंग होते हैं उनको क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी विधि से पृथक किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो पीतल के जो घटक है, मिश्र धातु जो पीतल है उसके घटक है जिंक एवं कॉपर जो इसके घटक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुहरा, बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो कुहरा, बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम होता है गैस। अगला है, शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो शेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम होता है द्रव। अगला है, दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? तो परिक्षिप्त अवस्था भी होती है यहाँ पर द्रव। इसका उत्तर भी आएगा द्रव। अगला है, जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? तो जेली और पनीर में परिक्षिप्त अवस्था होती है द्रव। इसके बाद अगला है, मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो मक्खन में परिक्षेपण अवस्था होती है ठोस। तो इस प्रकार ये अध्याय 2 के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 1-1 नंबर वाले। इसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से इम्पोर्टेंट जो है उनको हम लिखकर बताएंगे कॉपी में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें है, ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अध्याय से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंक के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और एक प्रश्न आएगा 4 अंक का। 4 अंक का मतलब एक बड़े उत्तर वाला प्रश्न इस अध्याय से आने वाला है। तो इसमें प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है तत्व। अगला है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो इसका उत्तर आएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन।
अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर है MgCl2। यह मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। अगला जो चौथा प्रश्न यहाँ पर है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 2SO4। ठीक है, यह सूत्र होता है अमोनियम सल्फेट का। इसके बाद अगला है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है NaNO3। इसके बाद हम अगला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें पहला है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। इसके बाद अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है, तो वह होगा CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। इसके बाद है सल्फाइड का संकेत होता है, तो सल्फाइड का संकेत होता है S2-। ठीक है, ये सल्फाइड का संकेत है। इसके बाद है सल्फाइट का यहाँ पे हमने सल्फाइट का संकेत बताया था, यहाँ है सल्फाइट का संकेत होता है, तो सल्फाइट का संकेत होता है SO3-। ये सल्फाइट का संकेत है। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम लिखिए। तो स्वीकृति प्रदान करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम है IUPAC। IUPAC नामक जो संस्था है वह तत्वों के नामों, प्रतीकों, मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। इसके बाद अगला हम देखेंगे, स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वह लोवेजिए ने प्रस्तुत किया था। लोवेजिए ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद अगला है परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में नापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर में नापा जाता है। इसके बाद अगला है किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो यह किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो यहाँ आएगा बेर्जेलियस। बेर्जेलियस ने यह सुझाव दिया था, बेर्जेलियस ने। ठीक है, इसके बाद अगला है परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किस तत्व को मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था। तो परमाणु द्रव्यमान को जो है ज्ञात करने के लिए जो कार्बन 12 जो है तत्व उसको मानक रूप में स्वीकार किया गया था, कार्बन 12 C12। इसके बाद अगला है परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आयन। ठीक है, उसे कहते हैं आयन। तो यह हमने अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। और इस अध्याय में से एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह सारे प्रश्न हम आपको फिर अगले वीडियो में बताएंगे और इसके बाद के अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में बताए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।